उत्तराखंड के अंदर क्या वाकई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ अंकिता भंडारी के पिता वो सामने आए और अंकिता भंडारी के पिता ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कहा है और 11 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ उर्मिला सनावर वो सामने एक बार फिर से आई है और उर्मिला सनावर की वीडियो सामने आई है। कुछ नए सबूत उन्होंने अपनी तरफ से सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा मोबाइल कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी किसी के कब्जे में जा सकता है, इसलिए उन्होंने बाकायदा वीडियो बना करके एक बार फिर से सनसनी पैदा कर दी है। और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी, उनको सामने आना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आना पड़ा। तो आखिरकार इस वक्त में उत्तराखंड के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि होने क्या वाला है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के पिता को सुन लेते हैं और उसके बाद में एक बहुत बड़ा मैसेज उर्मिला सनावर की तरफ से दिया गया है। वो कह रही है कि मैं असुरों का, राक्षसों का नाश करने के लिए आ रही हूं। और कई संगठनों ने कह दिया है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, सरकार छोड़ दीजिए, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप आइए, आपको उत्तराखंड में कोई छू भी नहीं पाएगा। तो उर्मिला सनावर को मैं कुछ देर बाद में आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप अंकिता भंडारी के पिता का एक ये खास संदेश सुन लीजिए। तो 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें। और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। यहां अंकिता भंडारी के पिता कह रहे हैं 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का मैं आह्वान करता हूं। व्यापारी भाइयों से मैं कहता हूं कि आप बंद रखिए, यानी बाजार बंद करिए, सड़क पर आइए, यह आह्वान कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को छुआ भी, किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ भी उत्तराखंड की पुलिस ने, सरकार ने अगर कुछ गलत किया तो वहां पर भी मैं जाकर के खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मुझे लगता है कि निर्भया के बाद में उत्तराखंड में जो पहाड़ों में इस वक्त में जिस तरीके की गर्मी दिखाई दे रही है इस ठिठुरती ठंड के अंदर, ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य घटना दिखाई नहीं दे रही है। और 11 जनवरी को क्या होगा, अब तो बस 4 दिन का वक्त बाकी है। 4 दिन बाद में 11 जनवरी को क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उर्मिला सनावर जो इस वक्त में सनसनी बनी हुई है, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करके बहुत कुछ कहा है। और वो अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके एक बार फिर से उस वीआईपी को लेकर के जो कह रही है, मुझे लगता है कि एक बार आप सुन लीजिए। वीआईपी को लेकर के, और वीआईपी को लेकर के ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इधर उधर देखने लगे, झांकने लगे, इधर उधर सवाल बदलने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले उर्मिला सनावर को आप सुन लीजिए। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 5 जनवरी को बना रही हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो जो साक्ष्य की किस डेट की वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं रिकॉर्डिंग की डेट दिखा दूंगा आपको कि उसका टाइम पीरियड क्या है। क्योंकि मेरा फोन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कुछ भी पता, तो फिर भी एक मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के डाल रही हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, ये देखिए, सुरेश दुष्यंत, ये रिकॉर्डिंग है 48 मिनट 33 सेकंड की, 2025 1/11 यानी कि 1 नवंबर की है ये रिकॉर्डिंग। और ये देखिए, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। आपकी आवाज चली गई थी। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को दे दी, आपको इसके साथ होगी, उसने मना कर दिया। उसने जाने थी कि उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वही बता रहे थे ना आप, जहाँ गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर
जो भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी मेरी डिस्प्ले टूट गई है। ये रिकॉर्डिंग में इसलिए डाल रही हूँ साक्ष्य के तौर पे। जो लोग कह रहे हैं ना कि 3.5 साल से आप कहाँ थी, तो आप इसकी डेट देख लो, क्योंकि मेरा फोन टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसकी डेट देखो कि ये मेरे पास साक्ष्य कब आया। ये आया है उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। 1 नवंबर सन 2025। 1 नवंबर सन 2025। ये एक एविडेंस के तौर पे ये रिकॉर्डिंग तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, पूरी की पूरी रिकॉर्ड। उर्मिला सनावर, उनकी एक और वीडियो सामने आई, उन्होंने फेसबुक पर यह पोस्ट किया और पोस्ट करके वो कह रही है कि मैं असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने छुप करके रहना पड़ा था। मैं 9 दिन के बाद में गर्भ जून से बाहर आ रही हूं। सबूतों के साथ में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए मैं एसआईटी जांच के लिए तैयार हूं। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी कल कह रहे थे कि वो क्यों नहीं आ रही है, कहां चली गई है, आप बता दीजिए। सारी बातें उर्मिला सनावर ने एक तरीके से किनारे कर दी। उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूं, एसआईटी जांच का भी सामना करूं। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक हैं, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ। तो मैं आ रही हूँ एक एसआईटी जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं, और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर। और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। उत्तराखंड में ये सही है कि इस वक्त में तापमान बहुत नीचे है, ठंड पड़ रही है जबरदस्त, कई जगह पर बर्फ पड़ रही है, बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तराखंड में जो हलचल है, जिस तरीके से वहां पर लगातार लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है, सियासी गलियारों की गर्मी ऐसी है कि जैसे लावा हो, और वो लावा ऐसा कि कभी भी फट पड़ेगा। वो ज्वालामुखी की तरीके से अंदर ही अंदर धधक रहा है, न जाने कब फट पड़े। मुख्यमंत्री कल सामने जरूर आए। मुख्यमंत्री ने एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की कि नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है। दरअसल वो दिल्ली को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली को दिखाने बताने के लिए एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि उन्होंने की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि नहीं, सब कुछ मेरे अंडर में है। लेकिन जैसे ही उनसे एक सवाल किया गया, सीधा सा सवाल, कि वीआईपी कौन है, ये सवाल जब हुआ तो इस सवाल के सुनते ही आप देखिए कि मुख्यमंत्री के तेवर कैसे बदले। और इस सवाल से पहले मुख्यमंत्री के तेवर कैसे थे। इस सवाल से पहले मुख्यमंत्री बॉलीवुड की किसी फिल्म के हीरो की तरीके से कह रहे थे, कोई सवाल हो मैं सब सवालों के लिए तैयार हूं, कोई भी सवाल हो, कितना भी तीखे से तीखा सवाल हो। लेकिन जैसे ही पत्रकार ने मुंह खोला, उसके बाद में तेवर ही बदल गए। उनको बताना चाहिए। नहीं, मैं तो आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। नहीं पूछे, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। आपकी तरफ सरकार की किसने ये कहा कि वीआईपी नहीं है? आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है।
अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए इस पूरे सभी पत्र। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो हाँ ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे हैं, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आप चलो रुको आज मैं अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए ही यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं। और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी है, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया। जांच बताएंगे क्या आगे कुछ और जांच होंगी कि नहीं होंगी? आप नहीं अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया जवाब, दे दिया ना। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया फिर। हाँ, दे दिया। ये स्थिति पैदा हो गई और ये स्थिति बेहद गंभीर है मुख्यमंत्री के लिए, उनकी कुर्सी के लिए। इस तरीके की बातें दिल्ली में बैठ करके भाजपा के बड़े नेता और खास तौर पर मोदी शाह के कार्यालयों में जरूर देखी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी, उनकी कुर्सी वो भी डावाडोल है। पुष्कर सिंह धामी, जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि अभी तक आप उर्मिला सनावर को पकड़ नहीं पाए हैं, सुरक्षा की बात जहां तक है तो आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उनको, या आश्वासन या उस तरह का माहौल आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर देखिए पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों पर ही एक तरीके से बरस पड़े। आप बता दीजिए, जैसे सारे इंटेलिजेंस और इन सब के हेड वही पत्रकार हो, वो पत्रकार ही वहां पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वही चला रहे हो, या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो पत्रकार चला रहे हो। हेड आप हैं साहब, और पत्रकारों पर निशाना साध रहे हैं। नहीं अभी नहीं रहेंगे। अब चलिए आपके, हाँ आप लास्ट प्रश्न पूछिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से बात। अब लास्ट बात, अब हो गया, बस चलिए हो गया। हाँ बोले चले एक लास्ट। भारती जी को अलग से पूछ लेती है मुझसे। उर्मिला राठौर केस अच्छे चल रहे हैं, पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों आप उन्हें ये समय दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है? आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे ही तय रखी गई है? आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? तो आप भी मदद करिए ना हमारी, हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो बता दीजिए, तभी तो कह रहा हूँ आप भी बता दीजिए कुछ हो तो। उत्तराखंड में जो आक्रोश है, जिस तरीके का आक्रोश है लोगों में, महिलाओं में जिस तरीके से आक्रोश है, मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं और पुष्कर सिंह धामी इस चीज को, इस सिचुएशन को कूल डाउन कर पाएंगे, इस माहौल को ठंडा कर पाएंगे, इस माहौल से निकल पाएंगे, उत्तराखंड को निकाल पाएंगे, या उत्तराखंड उनको ही मुख्यमंत्री आवास से कहीं निकाल ना दे। साला आने दो ना जाने दो, लोग आज कर लो 24 घंटे की ड्यूटी, तुम भी कर लो हम भी कर ले, क्योंकि लौंडे मोंडे हमारे बेरोजगार रहे, आधे से ज्यादा शरेबी, शाम को पौवा मिल ही जाएगा हमें। क्यों? घर हमारा है नहीं, बच्चियों को हमारे तुमने खाई दिया, आराम से बैठेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है।
है धाकड़ जी, तुम छोई भात खाओ, हम भी रात को बैठे हैं यहाँ, कहीं नहीं जाएंगे। अब की बार हलवा खा के ही जाएंगे। अब चिंता मत कर, बचा ले जितना बचाना है अपने वीआईपी को। लेकिन खुली चुनौती है, जिस दिन ये वीआईपी उत्तराखंड में दिखा, इसको ऐसी सर्विस मिलेगी ना, इसकी आने वाली 7 पुश्तों के नस्ल में सर्विस घुस जाएगी। छाप देना भाई, काटना मत, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। जिसको आना होगा मेरे घर आ जाना, क्योंकि ना मैं 5 किलो राशन खाती हूँ, ना मेरे बच्चे सरकारी में, ना मुझे कोई सरकारी सुविधा, ना मेरा इलाज सरकारी। ठीक है, एक दराती थी मेरे पास 160 रुपए की, वो भी ले ली इन्होंने। भला हो तुम्हारा 160 रुपए की दराती लेके, लेकिन इन दांतों से उधड़ दूंगी तो ला तो सही उसको आगे, तो घट्टू आए तो सही आगे, उसको दांतों से ही खा लेंगे। और भाई लोग जाना नहीं है, यही रहेंगे। अब इनको खा के जाएंगे, जाना ही नहीं, क्या करना घर पे। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी सरकार का रसूख वो तब तक रहता है जब लोगों के अंदर उस सरकार को लेकर के एक विश्वास है। अगर लोगों का विश्वास सरकार से उठ गया तो सरकार चाहे किसी की भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हो, वो जनादेश बस फिर केवल समय अंतराल के लिए होता है। यानी जैसे ही फिर दोबारा से बटन दबाने का मौका मिलता है, लोग बटन दबाते हैं और बदल देते हैं। अब सरकार क्या वाकई सिर्फ अपनी गिनती के दिन गिन रही है? जो ये साल का अब समय बचा हुआ है, अगले साल तो चुनाव है, अगले साल तो मार्च में चुनाव हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो साल है, जो चुनावी साल है, इस साल के अंदर हवा बनाने का जो मौका किसी भी सरकार के पास में रहता है, लोगों को दिल खोल करके योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से पैसे दे करके अपने पक्ष में जो करने का मौका होता है, ऐसा लगता है कि इस साल की शुरुआत ही पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी टेढ़े तरीके से हुई है। और पुष्कर सिंह धामी जहां उनके पास में यह मौका होना चाहिए था, या फिर जहां वो लोगों को अपने पक्ष में करते, उसकी बजाय ये अंकिता भंडारी का केस ऐसा निकल करके सामने आया है उनके सामने कि ये निपट नहीं पा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही इस केस के अंदर निपट जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार सामना कर नहीं पा रही है, और जनता का तो सरकार बाद में सामना करेगी, अगले साल सामना करेगी। जनता के बीच में तो सरकार अगले साल जाएगी। अभी पत्रकारों के बीच में जब सरकार पहुंच रही है ना, या उनके नेता पहुंच रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। जरा 10 सेकंड में आप इस बात को समझ लीजिए। संतुष्ट हो जाते हैं। मैं तो झेल लूंगा सबको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिबेट कर ये भाजपा के सांसद साहब थे, नरेश बंसल इनका नाम है। और नरेश बंसल कुर्सी किसी तरीके से खिसका करके निकल गए वहां से। बस ऐसे ही पुष्कर सिंह धामी निकल गए कल किसी तरीके से। एसआईटी की बात जो जरूर हो रही है, लेकिन सीबीआई की बात नहीं हो रही है। परिवार सीबीआई पर अड़ा हुआ है, लोग सीबीआई पर अड़े हुए हैं। और सीबीआई भी वो नहीं, सीबीआई भी वो हो जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग कोई जज करे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या हाई कोर्ट के कोई सीटिंग जज करे, क्योंकि अगर सीबीआई भी रिपोर्ट करेगी तो फिर आपको पता ही है, फिर ऊपर और नीचे सरकार तो बीजेपी की ही है। लेकिन अगर कोई सीटिंग जज अगर अध्यक्षता करेगा तो फिर मामला उल्टा भी पड़ सकता है। और अगर वाकई इस मामले में वीआईपी और ये सारी बातें जो चल रही है, हालांकि उधर से दुष्यंत गौतम उन्होंने भी अपनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा दी है। उन्होंने मानहानि के नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। अब मानहानि के नोटिसों से मामला दबेगा, या इससे जो एक थोड़ा बहुत डर था लोगों के अंदर वो भी निकल जाएगा। क्या होगा, उनका नाम हकीकत में है या नहीं है? मुख्यमंत्री ने तो कहा कि आप जा करके देख लीजिए साहब, उनकी पुरानी फेसबुक ट्विटर आप निकाल करके देखिए, वो तो उस दौरान उस जगह पर थे ही नहीं। कमाल की बात है साहब, अब ट्विटर और फेसबुक तय करेगा कि कौन कहाँ है। और ऐसे बड़े बड़े नेताओं के ट्विटर और फेसबुक क्या वही चलाते हैं या कोई और चलाता है, ये भी तो सब जानते हैं ना। बड़े बड़े नेताओं के हैंडल उनकी टीम हैंडल करती है, वो कहाँ अपने लिए खुद कुछ ट्वीट करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार सुन लीजिए। सीएम साहब नहीं, आप एक मिनट, एक एक करके मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं तो खुद ही आपसे पूछना है। आप
आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिया उन्होंने। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब 11 तारीख का बंद होगा तो वो किस तरीके का होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि उर्मिला सनावर जब आ रही है उत्तराखंड में तो प्रदेश की सरकार किस तरीके से उनको सुरक्षा देती है। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि जब एसआईटी के सामने सबूत रखे जाएंगे तो एसआईटी किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाती है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, जनता जनार्दन की अदालत में जब भाजपा जाएगी तो क्या वाकई अपना दामन भाजपा बचा पाएगी, या वाकई बहुत देर इस मामले में पहले ही सरकार कर चुकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।